हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 1 मार्च 2023 है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हेडलाइन न्यूज है इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर से, जो स्टैटिक से हम कनेक्ट करके जो कि डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस डिस्कशन का होता है हमारा ये होता है मकसद कि हम करंट अफेयर्स को कैसे कॉन्टेम्प्रेरी और स्टैटिक से हम करंट से रिलेट करके पढ़ें। सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि अगर हम कहते हैं कि स्टैटिक्स को जो है कि करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ें तो वो बेस्ट होता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें 50-50 का रोल होता है, और जब ओवरलैप करती हैं जो टॉपिक्स अगर उसको कनेक्ट कर लो तो आपका 70-75% हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो उसका अप्रॉक्सीमेटली 60-65 मैक्सिमम कट ऑफ जाती है। बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कोई और एग्जाम की नहीं। किसी किसी में तो मुझे सुनने में आता है कि उसकी 80-85-90% तक कट ऑफ चली जाती है। आई डोंट थिंक। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो पीसीएस, या फिर यूपीएससी का आईएएस हो या सीडीएस हो एनडीए हो, उनका मैक्सिमम वही होता है 50-60 के आसपास का ही मैक्सिमम उनका कट ऑफ होती है। और इसका इसलिए होता है कि वो बड़े हैं डायनामिक तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आज की बात करूं आप लोगों के साथ, जो न्यूज़पेपर में हम डिस्कस करेंगे इसमें जीडीपी को लेकर के काफ़ी अच्छा मतलब आर्टिकल आए हुए हैं। 2 से 3 आर्टिकल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमें वे समझने की बात है कि जो जीडीपी होते हैं हमारे, जब इकोनॉमिक में अगर टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हमारे एग्जाम माइंड में ये चीज़ आती है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मतलब जीडीपी ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। जीडीपी का नाम सुनने से ये हो जाता है पूरा डाटा का कलेक्शन, बहुत गुड़ा भाग करना होता है। ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने पढ़ाने वाला अगर आपके साथ अच्छा हो तो आई होप कि सब्जेक्ट ईजी बन जाते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो 4 से 5 टॉपिक होते हैं। नेशनल इनकम होता है, फिर उसका मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये 4 से 5 टॉपिक मेजर होते हैं, बाकी इनके सब पार्ट आते हैं। जैसे हम नेशनल इनकम की बात करें तो उसी में जो जीडीपी, जीबीए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, एनएनपी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली हम नेशनल इनकम में जो है कि बात करते हैं जीडीपी जीबीए का लेकर के। नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रोडक्शन के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तीन क्राइटेरिया होते हैं। और जीडीपी की बात करें तो उसमें 4 से 5 भी क्राइटेरिया होते हैं। कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट के थ्रू, कितना मैन्युफैक्चर, कितना डिमांड हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी है कि 4 पॉइंट इतना है फिर इससे मैनेज करो। अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार कितना खर्चा करती है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, या फिर बोल सकते हो कि इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर मतलब कि अदर देन गवर्नमेंट के अलावा कौन कितना खर्चा कर रहा है। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो भैया जो इंडिया के सिटीजन है, जो किसी कंट्री के सिटीजन है, वो कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट इन द जीडीपी। तो हमें इतना पता होना चाहिए डिफरेंसेस क्या होते हैं जीबीए और जीडीपी में। क्या डिफरेंस है? यूपीसी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जीडीपी और जीबीए को लेकर के, कौन हायर होता है कौन लो होता है। तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी हमेशा हायर देन जीबीए से होती है। क्यों होती है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन से। क्यों? क्योंकि जब जीबीए की बात करते हैं तो उसमें से टैक्स और सब्सिडी को अब्स्ट्रैक्ट मतलब घटा दिया जाता है। जब जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें जीबीए प्लस टैक्सेस और सब्सिडी को इंक्लूड किया जाता है। ऑफकोर्स जीडीपी वुड बी हायर देन द जीबीए। तो दैट्स मतलब लॉजिकल क्वेश्चन। अब आपको पूरा डाटा नहीं करना है कि कितना सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या होता है ये हमें पता हो जाना चाहिए। टैक्स का मतलब क्या होता है ये पता हो। जैसे टैक्स है क्या, जैसे मैं सर्विस देता हूँ तो सर्विस टैक्स अगर जो लगेगा वो तो हमें पे करना पड़ेगा। टीचिंग कर रहा हूँ, सर्विस एक तरह की है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक मैक्सिमम मिनिमम इनकम के ऊपर हैं तो आपको टैक्स पर्सनल इनकम देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स देना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जो सेल्स टैक्स वैट होता है, सारी चीज़ें दिया गया। जैसे जीएसटी है। डायरेक्ट दो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर हम सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी का मतलब ये होता है सहायता। सहायता कैसी? जो गवर्नमेंट पुअर्स लोगों को देती है, मतलब जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते, चाहे फूड में हो, चाहे फूड सप्लाई में हो, या फिर फूड जो रिक्वायरमेंट होती है गरीब लोगों की, या फिर जो फार्मर्स होते हैं उनकी एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए। सब्सिडी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट है। जो सब्सिडी फर्टिलाइजर यूरिया डाई में दिया जाता है वो इनडायरेक्टली सब्सिडी होती है। मतलब हम फार्मर्स को नहीं देते हैं, कंपनी को देते हैं कि आप लो कॉस्ट पे ही सेल करिए फार्मर्स को। दूसरी बात डायरेक्ट क्या है, जैसे एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो डायरेक्ट हमारा जो कि सब्सिडी होता है फार्मर को। क्या होता है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज बिफोर द
कल्टीवेशन, मतलब आप मान लीजिए कि अभी रबी की फसल चली, तो रबी की जो की फसल बुआई होती है, कल्टीवेट होता है, वो नवंबर में होता है, नवंबर या अक्टूबर में होता है। तो उससे पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा गवर्नमेंट से कि हम अगर रबी में जो है कि आपका वीट मोस्टली होता है, तो उसमें कह देगी गवर्नमेंट कि हम 2000 पर क्विंटल के हिसाब से जो है कि गेहूँ खरीदेंगे, इससे नीचे अगर प्राइस जाती तब भी हम उससे खरीदते। तो फार्मर क्या श्योर हो जाएगा कि नो, अगर इन फ्यूचर में अगर प्राइस वीट की जो कि क्रश भी हो जाती है, जहां हमारा कास्ट 1000 रुपये पर क्विंटल लग रहा है, अगर 800 भी रुपये हो जा रही, लेकिन गवर्नमेंट जो है कि उसको हमें 2000 पे ही खरीदेगी, हमारा लॉस नहीं होगा। तो फार्मर का कॉन्फिडेंस होंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ जो कि कल्टीवेट करेंगे वीट, और जो है कि मार्केट में आएगा। और जो एमएसपी होती है, MS स्वामीनाथन की कमेटी के बेसिस पे दिया जाता है। तो हम अपने डिस्कशन को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट पे कर। जो दूसरा आर्टिकल है हमारा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया हुआ है सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ऑफ द दिल्ली यूटी के हैं। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली यूटी में, और उसके डिप्टी सीएम जो हुआ करते हैं मनीष सिसोदिया। उससे पहले एक और मिनिस्टर थे जो कि जैन करके, सत्येंद्र जैन करके थे, उनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज पॉलिसी को मैनिपुलेशन को लेकर के उनको अरेस्ट, जेल में डाला, और वो प्रोसीजर को बढ़ाते हुए सिसोदिया भी जेल में गए। तो उनमें क्या है कि जो अगेंस्ट, मतलब कि अपने आप से, जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट होता है, उसमें आर्टिकल 20 होता है, उसमें 3 तरह के प्रोविजन है, हम डिस्कस करेंगे कमिंग डे में। तो अब उसमें क्या कि 3 तरह के होता है, उसमें से एक जो होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई गुनाह कर दिए, ठीक है, और आप ये चाहो कि खुद कोई एविडेंस प्रूफ करो, आप खुद प्रूफ करो कि नहीं मैं क्राइम नहीं किया हूँ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो करें कि नहीं किए हो। तो ये आर्टिकल 20 में ये प्रोविजन है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चलाया गया है किसी के ऊपर, और उसके वो खुद अपने आप को जो है कि उसमें ये नहीं कहेगा कि हम अपने आप को एविडेंस, क्या होता है कि अगर वकील होता है, ये एक क्रिमिनल होते हैं, एक विटनेस होता है, मतलब जो विक्टिम होता है एक विटनेस। तो होता है क्या है कि दो तरह के, दो वकील खड़े होते हैं, लॉयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने एक दूसरे से आर्गूमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं। एक कहता है कि मैंने किया नहीं है, एक कहता है कि इसने किया है। जैसे मान लीजिए एक्स पर्सन है, इसके फादर की जो कि वाई ने मर्डर कर दिया, तो एक्स क्या है कि ये कहेगा कि नहीं इसने मर्डर किया, तो प्रूव करो। और जो वाई है वो खुद अपने से नहीं करेगा, कोई और आई विटनेस होगा, वो जो है कि उसको कहेगा कि नहीं। तो ये 20 आर्टिकल जो होता है उसमें ये भी है कि एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार जो कि सजा दी जाए, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो मतलब क्या है, जो हमारा फंडामेंटल है, तो मैं सत्येंद्र जो मिनिस्टर सिसोदिया, इनको लेकर के जो प्रोसीजर चलाया गया था, इसको अगेंस्ट में दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे जो कि कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। क्यों? ये रेमेडी के हिसाब से किया गया था अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्टिकल 32 आता है फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी इन द सेंस कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होती, खतरे में होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है कि अपील कर सकते हो कि मैं फंडामेंटल, इस बेसिस पे किया गया था आम आदमी पार्टी के थ्रू। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो प्रोविजन है, ये जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये ऐसा नहीं हो सकता, इधर क्लियर। तो ये चीजें हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, ब्रेक्जिट का नाम सुना होगा आपने। पिछले मुझे लगता है कि 8-9 साल हो गया ब्रेक्जिट का हमेशा न्यूज में, तो इस समय फिर आ गई है। हुआ क्या है कि ब्रेक्जिट का मतलब ये होता है, यूरोपीय यूनियन, जब यूरोप कंट्री में जानते हो कि एक यूरोपीय यूनियन हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, मतलब यूरोप की जितनी कंट्री, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनमें कॉमन वीजा चलता है, कॉमन ट्रेड चलता है। ऐसा नहीं है जैसे वहाँ के स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी में जिसमें रहो, सबका एक इक्वल तरीके के बराबर जो है कि जैसे जीएसटी इंडिया में पूरे कंट्री में बराबर चलती है, वैसे वहाँ पे यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप है, वो काम करता है। तो हुआ क्या था, 1415 में ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि नहीं हम यूरोपीय यूनियन से निकलेंगे, तो उसी को नाम दे दिया ब्रेक्जिट। तो उसका जो मतलब पूरा प्रोसीजर है अब जाकर के फॉलो हुआ 1817 में, जो कि पूरा रेफरेंडम हुआ था उस पर, तो प्रोविजन था। लेकिन क्या है दिक्कत कि जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये कुछ आइलैंड है उनके ग्रुप के मिला करके होता है। तो उसमें जो नॉर्दर्न आइलैंड है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की पार्ट में, वो जो कि ब्रेक्जिट का पार्ट नहीं बनेगा, वो जो है कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट बने रहेगा। कुछ प्रोविजन उसके साथ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद एक और आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट, जो एनर्जी कैपेसिटी को लेकर के है।
रिपोर्ट आई है कि उसमें कर्नाटका और गुजरात काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एनर्जी के सेक्टर में। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अब पीडीएफ के थ्रू अपना डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है, जीडीपी को लेकर के, इसमें तो ये दिया गया है सर, बट हम आगे चल के इसको और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया के हमने किया कि जो सुप्रीम कोर्ट नो रिलीफ फॉर सिसोदिया रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट से द चार्ज कॉन्स्पिरेंसी, इस चीज़ को लेकर के। फिर इसके बाद जो बिल गेट्स हैं और जो कि हमारे ये आरबीआई के गवर्नर है, इनका जो कि लेक्चर हुआ है ब्राइड डिवाइड इन वाया इनोवेशन के थ्रू है। फिर उसका ब्लिंकिन G20 का देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री का जो कि मीटिंग चल रही है, क्योंकि G20 एक सेकेंड, G20 का जो हमारा ये ग्रुप है, इसमें 2023 का इंडिया के पास जो कि इसकी प्रेसिडेंटशिप है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये G20 सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर को लेकर के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट फॉरेन मिनिस्टर को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को लेकर के सिसोदिया का ये, तो ये हमारे लिए हमने कवर कर लिया उसको लेक्चर के थ्रू। फिर यहाँ पे देखिए दिल्ली है, मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो आज भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि हम इसको डिस्कस कर लें। क्या अभी बात चल रही है कि अभी 2006 से लेकर अभी तक का जो कि सबसे वार्मेस्ट फरवरी रही है, बहुत सा डाटा दिया है, उसका उतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने ये कहा है कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जो कि अंतर्गत आती है ये डिपार्टमेंट, इसने क्या कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, हमने कई बार डिस्कस कर चुका है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। वो मेडिटेरियन सी से जो है कि हवा आती है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कि रेनफॉल करवाती है। बट इस साल जो कि ये रेनफॉल जो कि आपका दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है, बट इस साल जो कि ये काफ़ी कम रहा, और कम क्या देखने को मिला ही नहीं, दिल्ली में बहुत नॉर्मल सा देखने को मिला है। तो इस वजह से दिल्ली का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काफ़ी जो है कि हाईएस्ट रहा। एक और आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हुआ क्या कि पंजाब में आम आदमी, हम अभी देख लेते हैं पंजाब है। अब यहाँ में आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी और जो गवर्नर होते हैं, यहाँ बीच में मैं ला रहा हूँ आपको, बीच में गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होते हैं कि ये इनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि पंजाब में क्या हुआ था कि बजट सेशन को लाया जा, बट जो ये गवर्नर हैं, गवर्नर इनका नाम तो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है इनका। तो इन्होंने क्या किया कि बजट सेशन नहीं समन कर रहे थे, ठीक है। तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तो अगले मतलब आने वाले 3 मार्च को जो कि सेशन किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम्स की, ये बात देख लीजिए। इसमें आर्टिकल 167 और आर्टिकल 174, इसमें है क्या, ये क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द मैटर द रिलेटेड, जो 167 है, ये कहता है कि जो सीएम होते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सजेशन है वो जो है कि गवर्नर के साथ शेयर करें। 74 ये कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और वो एड एंड एडवाइज करेगी किसको, गवर्नर के थ्रू। अब क्या है, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया सीएम है, चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर इसके बाद जो है कि गवर्नर है। ये क्या है, गवर्नर क्या करेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये सीएम बीच में मान लो इनको, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लो, फिर गवर्नर मान लो। गवर्नर सीएम क्या होता है कि ये मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो सीएम के द्वारा जो कि हेड किया जाता है। सीएम एड ऑन मतलब समय समय पे ऑफिस या गवर्नर के साथ शेयर करेगा कि क्या ओपिनियन है, कैसे काम करता है, और ये जो ओपिनियन दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, वो गवर्नर पे बाइंडिंग होता है। यही प्रोसीजर जो है कि सेंटर के रूप में काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में, ऐसे ही प्रोविजन काम करता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, Z+ सिक्योरिटी फॉर द अमीन अंबानी अब्रॉड आल्सो। हम हमेशा सुनते हैं Z+, X+, ठीक है, Y+ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो नंबर्स ऑफ एन जो कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, मतलब जो फोर्सेस होते हैं उनकी जो कि 10 होंगे, 6 होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें के हिसाब से Y ग्रुप X ग्रुप के प्लस जो कि सिक्योरिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद जो कि ये इंटरव्यू है, इनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम नहीं डिस्कस करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री पैनल इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के हैं।
हम अब चलते हैं आगे, जो कि देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर पुंछी पैनल, सबसे पहले तो पुंछी पैनल के मतलब समझ लीजिए क्या है 2000, ये जो कि सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए किया था। सेंटर प्लस स्टेट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2007 में जो कि ये अपॉइंट किया गया था, यूपीए गवर्नमेंट जब थी तब, यूपीए मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब। ये 2010 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया। इसने मोर अप्रोक्सीमेटली, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये चला दिया। हाँ, अब इसने 273 अप्रोक्सीमेटली रिकमेंडेशन दिया कि किस तरह का रिलेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, इसने दिया। तो हुआ क्या कि अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों के, इंडिया में इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा? फेडरल इन द सेंस की पावर ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी डिवाइडेड, सेंटर के पास कुछ है और जो कि स्टेट के पास कुछ है, जो हमें शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। उसमें सेंट्रल लिस्ट है उस पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लॉ बनाती है। तो इसमें किस तरह का रिलेशन जो पुंछी कमीशन ने किया था। अभी क्या हुआ है कि टीएमसी, अभी जो बजट सेशन चला है, बजट सेशन जो चला है ना, उसमें जो है कि टीएमसी के लीडर्स ने क्वेश्चन किया पुंछी कमीशन पे लेकर के। तो अभी जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आ गई है, नहीं तो ठंडे बस्ते में। तो अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या इसका होता है इम्प्लीमेंटेशन। और क्योंकि ये कमेटी के जो थी तो वो सेंट्रल स्टेट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजी गई, तो उसका सजेशन है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2007 में। रिपोर्ट 2010 में दिया था, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। पुंछी कमेटी जो है कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के लिए बनी गई थी। फिर इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, एक रिपोर्ट है, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते फ्रेंड्स। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। अभी क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पावर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इसमें ये प्रिपेयर्ड जो रिपोर्ट की थी वो, इसका नाम क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। ओके, अब देखिए जो रिपोर्ट पब्लिश की गई वो किसके द्वारा की गई? IEEFA मतलब इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एनालिसिस, इसने किया। और ये जो रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन को किया गया और ये रिलीज किया गया। और ये 16 राज्य को कैलकुलेट किया है, और जो 16 राज्य हैं पूरे एनर्जी का 90% जो कि वो कंज्यूम करते हैं। और जो ये मेजर किया गया है परफॉर्मेंस, वो किया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन सेट के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद गुजरात और कर्नाटका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गुजरात और कर्नाटका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और इसके 4 जो कि पैरामीटर्स या डायमेंशन बोल सकते हो। पहली बात है कि पॉलिसी, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स कमिटमेंट। फिर उसके बाद जो दूसरा आप देखेंगे रीडनेस ऑफ पावर इकोसिस्टम। तीसरा जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम। और चौथा जो है डिकार्बनाइजेशन। डिकार्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कार्बन जो मतलब जो कार्बन आप इमिस करते हैं उसको कितना कम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आज 50 यूनिट कर रहे हो, कल कितना करोगे? कम करके आप हो सकता है 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। तो जब कार्बन की जनरेशन कैपेसिटी हम जब डिक्रीज करते हैं उसी को डिकार्बनाइजेशन बोलते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेज से किया, जैसे एफॉरेस्टेशन किया जाता है। जब फॉरेस्ट को लगाया जाए, ट्री को लगाए, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि अब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद जो है कि मतलब ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, हमने डिस्कस किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी देखिए कि एक मतलब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस चला है जिसे कहते हैं पार्टनर्स फॉर ग्रीन सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली में। ये इंडिया डेनमार्क के बीच में चल रहा है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके बाद ग्रीन एनर्जी की तरफ जो कि काम करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और एक वर्ड और यहाँ पे आपका आता है कि लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के थ्रू। मतलब ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल जो कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए फ्यूचर को लेकर के।
उसके बाद इसमें ये अगर बात भी की जाए जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट COP21 के थ्रू 2015 में आया था, इसको भी जो इन्हेंस करने के टॉपिक पे बात किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाए कि जो ईरान है अपने यूरेनियम को इनरीच कर रहा है, मतलब यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर के लिए यूज किया जाता है वेपन्स के लिए, उसका जो कि इंक्रीज हुआ है 83.7%। अब इशू क्या है, जिस तरह इस समय बोल सकते हो रसिया के ऊपर यूएस सैंक्शन लग रहे हैं, वेस्टर्न सैंक्शन, उसी तरह ईरान में भी सैंक्शन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी इन्फोर्समेंट है, इसको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है रसिया पे। तो इसमें अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसको कहते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, यहाँ पे IAEA, इसका ये कहना है कि ये काफ़ी 60% के ऊपर जो कि ये बढ़ गया, इस चिंता का विषय है, काफ़ी इसको सोचना चाहिए। आप देखिए जो आर्टिकल 20 की बात कर रहा था मैं, फंडामेंटल राइट हमारा, जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, ये पार्ट हमारा 3 में आता है, और हमारा जो आर्टिकल है अंडर आर्टिकल जो है कि 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो हमारे पास 7 जो है कि फंडामेंटल राइट थे, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। उसके बाद से हमारा जो कि 6 फंडामेंटल राइट रह गए। जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300A में जो कि ऐड हो गया। 6 फंडामेंटल राइट में सबसे उसमें से एक है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, और ये राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 18 से लेकर 22 के बीच में आता है। इसमें ये होता है कि आपका एक्सप्रेशन होता है चीज़ों, लेकिन जो आर्टिकल जो कि सॉरी मैंने 18 से लिख दिया, ये 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। जो आर्टिकल 20 है, मैं अभी एक सेकंड थोड़ा सा आपको ये इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड आप इंतजार कर लो 1 मिनट, ठीक है। जो आर्टिकल 20 है इसमें 3 तरह के जो कि राइट्स दिए गए हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को, मान लीजिए कि अमन नाम का एक लड़का है, इसने क्राइम कर दिया ये, ठीक है, और अब ऐसा नहीं कि ये क्राइम किया तो इसको 2 बार जो कि 2 टाइम से जो कि पनिशमेंट दिया, ऐसा नहीं, एक क्राइम के लिए। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो वो अपने खुद सपोर्ट में कोई गवाही नहीं दे सकता। यही होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इधर क्लियर, डिफरेंट आर्टिकल। और ये आर्टिकल जो 32 यहाँ पे बोला जा रहा है, ये राइट टू रेमेडी इन द सेंस कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट्स होता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। अब देखिए ये क्या है कि विंडसोर फ्रेमवर्क, ये ब्रेग्जिट से रिलेटेड है, इधर क्लियर। और जो विंडसना हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये जो ब्रेग्जिट से रिलेटेड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमारा यहाँ पे हुआ है कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक को लेकर के है। इसमें जीडीपी सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कि जीडीपी और जीबीए को लेकर के है, ये 2 है। जीडीपी हमेशा हायर देन जीबीए से रहता है, और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीबीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी होती है, लेकिन जब जीबीए की बात करते हैं तो जीबीए में टैक्स और सब्सिडी भी होती है, वो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो जीडीपी होती है ना, इसकी 4 मेजर हेड या कंपोनेंट होते हैं। ये प्राइवेट और फाइनल कंजम्पशन होता है, दूसरा ये पहला हो गया, और ये दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन होता है, और तीसरा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और चौथा नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इनमें देखा जा रहा है कि काफ़ी जो कि इनका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम इनका जो शेयर है जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कि प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन, लेकिन इसका जो कि काउंटिंग जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से चिंता का विषय है, और इसके देखिए काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है, ये इनका है, ये काफ़ी मतलब अलग तरीके का आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत से डायमेंशन कवर करते हैं, तो उतना हम उसमें नहीं जा रहे हैं इनका डिस्कस। बाकी सब जो आर्टिकल्स है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, तो वो हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस नहीं है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंसस को लेकर के वो गिर रहा है बढ़ रहा है, वो अलग चीज़ है।
फिर इसको गवर्नमेंट पैनल प्रोजेक्टर ये है, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने आज के डिस्कशन में किया आपने, और ऐसे ही हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों और इतना ही डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स हो तो आप जो कि नो डाउट्स नो आपने जो कि कमेंट्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।